हाँ जी, इंडियन पॉलिटी का डे 62 लेक्चर 25। आज हम शुरू करने लगे हैं इंडियन जुडिशरी। हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में से लास्ट ऑर्गन जो हमने करना है वो है जुडिशरी। हमने एग्जीक्यूटिव सबसे पहले किया, फिर हमने लेजिस्लेचर, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर और आपकी पार्लियामेंट दोनों कवर की हमने, और फिर आपकी थर्ड ऑर्गन की तरफ आ रहे हैं अब हम, इंडियन जुडिशरी, जिसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हाई कोर्ट के बारे पढ़ेंगे, फिर आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, न्याय पंचायत जिसे हम कहते हैं, ग्राम न्यायालय कह सकते हो, ठीक है, और आपकी लोक अदालत जैसी चीजें ये। उसके बाद हम ट्रिब्यूनल्स के बारे भी पढ़ेंगे, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, वो उसके आगे अगले लेक्चर्स में जाएंगे। तो आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में ये सब कुछ आपका कवर होगा। शुरू करते हैं एक हिस्टोरिक ब्रीफ से। देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ, सबसे पहले जो ब्रिटिश जब इंडिया के अंदर आए थे, क्योंकि उससे पहले मुगल्स का रूल था, उन्होंने कहीं ना कहीं मुगल्स का ही सिस्टम आगे बोरो इन किया, तभी उन्होंने सदर, दीवान अदालत और ये सब कुछ बनाई, ठीक है, दीवानी अदालत जहाँ पे पैसे रेवेन्यू की सेटलमेंट होती थी, ठीक है, वो अदालतें आपकी ब्रिटिश ने स्टार्टिंग में संभाल ली थी। और जो आपके नवाब थे, बाद में हमने सबसे पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि 1773 का जो एक्ट था उससे आपका एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता भी बनाया गया था। मैंने आपको तब भी बताया था ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं था। ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये बहुत ही कम पावरफुल था, इवन जो आज हाई कोर्ट्स हैं उनसे भी बहुत कम पावरफुल था, ठीक है। बस सबसे पहला कोर्ट ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर बनाया था, इस कारण उन्होंने इसका नाम सुप्रीम कोर्ट रख दिया था। पर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि 1773 के एक्ट से बना हुआ सुप्रीम कोर्ट आज के सुप्रीम कोर्ट से मैच खाता है, वो गलत होगा, इवन हाई कोर्ट के बराबर नहीं है ये, ठीक है। सबसे पहले इवन जो हाई कोर्ट्स थे वो कलकत्ता में 1862 में स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मद्रास, बॉम्बे, यहाँ सारी जगहों पे भी स्टैब्लिश होने शुरू हो गए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी एक्सपेंशन हुई है, स्टार्टिंग में हाई कोर्ट्स की, ठीक है, स्टेट्स के अंदर कोर्ट आए हैं। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, इस एक्ट के थ्रू आपके एक कोर्ट बनाया गया जिसे हम कहते हैं फेडरल कोर्ट, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू बनाया गया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। एक ऐसा कोर्ट बनाया जाना था जो सारे इंडिया के लिए कॉमन होना था। इससे पहले हाई कोर्ट से होते थे, पर हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट, तो ऑब्वियसली जुडिशरी बहुत डिवाइडेड सी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक सिंगल कोर्ट पूरे इंडिया के लिए बनाने का पहली बारी प्रपोजल आया, वो था फेडरल कोर्ट। बना भी 1935 के बाद, ये ऑपरेशनल भी हुआ, ठीक है। पर ये कोर्ट भी हमारे आज के सुप्रीम कोर्ट के बराबर नहीं है। देखो, आपकी इंडिपेंडेंस और इन स्ट्रक्चर्स में फर्क क्या था, क्या फिर वापस जाऊंगा। तो देखो, आपके एक फेडरल कोर्ट 1935 के एक्ट ने बना दिया था, पर उस टाइम पे होता गया था कि अगर आपको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद भी कहीं पे अपील करनी है, मतलब यहाँ पे जो भी जजमेंट आई उस जजमेंट के खिलाफ आपने अपील करनी है, एक और सेंटर में बॉडी होती थी, उसे कहते थे प्रिवी काउंसिल। आप प्रिवी काउंसिल के पास अपील कर सकते हो। तो फेडरल कोर्ट एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनेशन इसीलिए, मतलब 100% उसकी पावर्स नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे अब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई जुडिशरी एग्जिस्ट नहीं करती जहां पे आप अपील कर सको। सुप्रीम कोर्ट अब इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट है, इससे आगे नो अपील, इससे आगे कहीं अपील नहीं कर सकते। तो हमने जो इंडिपेंडेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया, जो 28 जनवरी 1950 को ऑपरेट करना शुरू हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया प्लस आपके प्रिवी काउंसिल दोनों की पावर होल्ड करता है। तो कभी भी पेपर में स्टेटमेंट आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पावर बिल्कुल सेम है फेडरल कोर्ट जैसी, तो वो गलत होगी।
अगर ये स्टेटमेंट आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो 1935 से बनाया गया था उससे ज्यादा पावरफुल है, वो स्टेटमेंट सही होगी, क्योंकि उस टाइम पे आपके फेडरल कोर्ट के साथ साथ प्रिवी काउंसिल भी एग्जिस्ट करता था। सुप्रीम कोर्ट जब हमने बनाया, हमने दोनों पावर्स सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। तो अब यहां पे कोई भी डिस्टिंक्शन, डिवीजन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अब इससे आगे बढ़ते हुए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सॉरी अब मैं जो पहले बता रहा था। ठीक है, जुडिशरी काम क्या करती है हमारे लिए, जुडिशरी इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो देखो, जो हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं कि हमारे द्वारा, हमने सबसे पहले लेक्चर्स में पढ़ा था प्रीएम्बल के टाइम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल के अंदर लाइन है पीपल ऑफ इंडिया। तो ये लाइन तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे द्वारा बनाया गया है, हमारे द्वारा हमने अडॉप्ट किया है, हमने इसे रखा है। पर बात क्या है, इसके अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं, कुछ भी है, आम दिनों में आप और मैं जो कॉमन सिटीजन्स हैं इंडिया के, हम थोड़ी चला रहे हैं इसे। हमने तो गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, अब गवर्नमेंट वो सारे प्रोविजंस चला रही है। पर अगर कल गवर्नमेंट किसी प्रोविजन से डाइवर्ट हो जाए, मन मर्जियां करने लग जाए कोई अपनी, ठीक है, तानाशाह बनने की कोशिश कर जाए और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ही साइडलाइन ही करने लग जाए, तो कौन बचाएगा ये सारी चीजों से? ये सारी जिम्मेदारी डाली गई है इंडियन जुडिशरी के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन की हर चीज को अप होल्ड करना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रहे, इसे मनवा के रहना, ये इंडियन जुडिशरी के ऊपर डाला हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर किसी को भी डाउट हो, आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं तो उसे इंटरप्रेट करना कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मतलब क्या होगा, वो सारी चीजें। कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कुछ भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बनेगा, उसे हमेशा स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, कि ये जो आपने कानून बनाया है ये कोर्ट, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इस कारण आपका जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, कोई भी हो गया, उसे वो इसे खारिज करते हैं, खत्म हो जाता है वो लॉ। पहला जो जुडिशरी का काम है, देखो एग्जीक्यूटिव्स के काम और लेजिस्लेचर के काम में भी हेल्प मिलती है, वो ये है एग्जीक्यूटिव्स के काम में खासकर जब इंटरस्टेट डिस्प्यूट आते हैं। लेट्स सपोज दो स्टेट्स हैं, जैसे कि कर्नाटका और तमिलनाडु लगा लो। कर्नाटका और तमिलनाडु में ना अक्सर कई बार बॉर्डर पे भी इश्यू क्रिएट हो जाते हैं पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। ठीक है, रिवर वाटर जो कावेरी है उसके पानी को लेके भी डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो वाटर डिस्प्यूट वैसे कोर्ट के अंडर नहीं आते, वो आगे जाके अभी आना है, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आएगा। पर यहाँ पे ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डिस्प्यूट कई बार बहुत बड़े भी मर्ज हो जाते हैं। या लेट्स सपोज आपस में कोई पेमेंट को लेके मामला था, कभी भी इंडिया की दो या दो से ज्यादा स्टेट्स या स्टेट और सेंटर के बीच में कोई भी झगड़ा, डिस्प्यूट कुछ भी है, उसका फैसला, उसका निपटारा करवाने की जिम्मेदारी आपकी सुप्रीम कोर्ट की है, जो आपके जुडिशरी का पार्ट हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली हाई कोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक स्टेट के अंदर अंदर की होती है। इस कारण अगर स्टेट में आपस में फैसले करवाने, इनसे बड़ी बॉडी चाहिए ना, कि मतलब जो जिसकी जुरिस्डिक्शन दोनों पे हो, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, क्योंकि उसकी पूरी इंडिया के ऊपर जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन क्या है। सॉरी, हाँ, देखो फंडामेंटल प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, हमने उसमें पढ़ा था आर्टिकल 32 जो है, और आर्टिकल 2 अपना पार्ट है। उसके अलावा हाई कोर्ट भी दखल दे सकता है आर्टिकल 2 to 6 के अंडर। ठीक है, जो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी कोर्ट जो है, अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है, आपको आपका कोई राइट मिलता नहीं है,
आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो और अपना हक ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन लॉ मेकिंग। असिस्टेंस इन लॉ मेकिंग क्या है कि देखो, अगर कभी भी प्रेसिडेंट को ओपिनियन चाहिए, प्रेसिडेंट को ओपिनियन कब चाहिए हो सकता है कि लेट्स सपोज कोई लॉ बनाया जा रहा है लेट्स पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, पर प्रेसिडेंट को श्योरिटी नहीं है। हाँ जी। तो लेट्स सपोज कोई कानून बन रहा है पार्लियामेंट के अंदर और प्रेसिडेंट को ओपिनियन चाहिए कि ये कानून क्या सही बन रहा है नहीं बन रहा, मैं इसके ऊपर साइन करूं ना करूं कि कल गलत ना हो ये चीज। तो वो हमेशा आपकी जुडिशरी से पूछ सकता है कि आपका इसके बारे क्या सोचना है। देखिए, जुडिशरी उसके ऊपर रिप्लाई करेगी या नहीं करेगी, उसके भी अपने इफ एंड प्रो हैं। हर बारी जुडिशरी को ओपिनियन देना जरूरी नहीं होता। देखो, दो सर्कमस्टांसेस हैं, यहाँ पे बता देता हूँ। कल के लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे भी। लेट्स सपोज कोई ऐसे मामले के ऊपर प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए जो इंडिपेंडेंस से पहले का है, यानी कि 1947 से पहले कोई ट्रीटी हुई थी, क्योंकि आज भी बहुत सारी ट्रीटीज चल रही हैं जो 1947 से पहले हुई थी, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगा है सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरा केस हो सकता है जो भी इंडिपेंडेंस के बाद ट्रीटी हुई है उनके ऊपर ओपिनियन देना। ठीक है, या ट्रीटी लॉ, कुछ बने हुए लॉ, कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो इंडिपेंडेंस से पहले बना था या कोई ट्रीटी इंडिपेंडेंस से पहले थी, उसके ऊपर अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट को देनी ही देनी पड़ती है प्री इंडिपेंडेंस की। पर अगर उसके बाद किसी भी चीज के ऊपर मांगेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी खुद की मर्जी है कि वो उस चीज के ऊपर इंटरफेयर करके एडवाइस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर वो नहीं देना चाहते, वो मना कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर एडवाइस नहीं दे पाएंगे। लेट्स सपोज अभी कोई कानून बन रहा है, पर जब तक कानून बनता नहीं है, वो अप्लाई नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं करना चाहता, तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है कि अभी कानून बना नहीं है, इसके असर पता नहीं क्या होंगे, तो हम अभी कोई ओपिनियन नहीं देना चाहते। ठीक है, पर इंडिपेंडेंस से पहले वाले सारे मामलों के ऊपर उन्हें अपना ओपिनियन हमेशा देना ही पड़ेगा जब भी आपका प्रेसिडेंट मांगेगा। ठीक है, और वो ओपिनियन होता है, वो बाइंडिंग नहीं होता। ओपिनियन वर्ड का ही मतलब एडवाइस ही है कि बस माननी है नहीं माननी वो मर्जी है। नेक्स्ट है कि हमारी जुडिशरी का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। देखो, ये हमने एनसीईआरटी के टाइम पे पढ़ा था कि हमारी जुडिशरी के लिए दो वर्ड यूज होते हैं। एक हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और दूसरी है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है कि ये सारे कोर्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। ये एक हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले तो कॉमन लॉ का सिस्टम है। कॉमन लॉ का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो बेसिक लॉज हैं, ठीक है, जो हमारे पीनल कोड हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारे इंडिया के लिए सेम है। स्टेट्स में आपस में लॉन्ग टर्म में स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं कई चीजों को लेके सजाएं, पर बेसिक सिस्टम आपके इंडिया का सारा सेम है। ठीक है, बेसिक गाइडलाइन सबकी सेम है। तो इसके कारण हमारी जुडिशरी एक तो कॉमन लॉ के अंदर ऑपरेट करती है, और उसमें अब दो चीजें हो जाती हैं। एक, देखो, आपके कोर्ट्स के अंदर अपील्स चलती हैं। लेट्स सपोज आप एक केस लड़ रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो भी फैसला आया आप उससे खुश नहीं हो, तो आप उसकी अपील कहाँ करोगे? हम जब भी किसी भी जजमेंट की अपील करते हैं वो एक कोर्ट ऊपर करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर फैसला आया था तो उसकी अपील हम हाई कोर्ट में करेंगे। हाई कोर्ट पे आप खुश नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे। अपील कभी भी नीचे नहीं आती। ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो आप फिर से हाई कोर्ट चले जाओगे कि अब मैं फिर से अपील करूं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अगर ऊपर वाले कोर्ट ने फैसला दे दिया, नीचे वाले कोर्ट फिर कुछ नहीं कर सकते उस मामले में। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज अगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, यानी कि उससे नीचे वाले कोर्ट कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ तुम ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं जा सकते।
ठीक है, या तो सेम कोर्ट में ही, मतलब हाई कोर्ट ने अगर फैसला दिया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया, तुम या तो सेम कोर्ट में अपील कर सकते हो और हायर उससे ऊपर वाले कोर्ट्स में अपील कर सकते हो, नीचे अपील नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज को याद रखना। दूसरी साइड पे आते हैं ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर होगी, जजमेंट होगी, कुछ भी होगी। अब देखो जो जजमेंट है, अगर किसी केस में किसी टाइप की कोई जजमेंट दे दी है ऊपर वाले कोर्ट ने, उसके बाद वैसा कोई सिमिलर मामला भी आता है ना, नीचे वाले कोर्ट उससे कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट नहीं दे सकते। जैसे कि अगर लेट्स सपोज हाई कोर्ट ने अगर कोई भी फैसला दे दिया है, अब हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खत्म होती है एक स्टेट के अंदर, उस स्टेट के अंदर जो हाई सेशन, लोक अदालत, न्याय पंचायत, ये सारे जितने भी कोर्ट्स हैं, ये इस फैसले के उल्टा कोई फैसला नहीं दे सकते, उसे वही फैसले के साथ जुड़ता ही फैसला देना पड़ेगा। सिर्फ या तो वो सेम कोर्ट या उससे ऊपर वाला कोर्ट उसके ऑर्डर्स को पलट सकता है, नीचे वाले कोर्ट नहीं पलट सकते। ऊपर से यानी कि ऑर्डर्स नीचे आते हैं हमेशा, जो यानी ऊपर वाले कोर्ट ने डिसाइड कर दिया वो नीचे वाले सारे कोर्ट्स को मानना पड़ता है। अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के वहां पे आ गई तो बाकी सबको नीचे वाले कोर्ट्स को माननी ही पड़ती है। ठीक है, वो उससे उल्टी जजमेंट्स उसके बाद नहीं दे सकते। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारा का सारा आपका मामला है यहाँ पे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए देखो जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, ये मैंने आपको एनसीईआरटी के टाइम पे बहुत डिटेल में समझा दिया था, सेम ही प्रोसेस है। पर बस एक बार यहाँ पे आपको दोबारा से ओवरव्यू दे दूं, अगर आप एनसीईआरटी भूल भी गए हो तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू से याद आ जाए। ठीक है, देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 है जो डील करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज लिखी हुई है ये भी कैपिटल होगा। ठीक है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन, किससे सलाह करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह करके। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा है कि मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और वो उसे अपॉइंट करते टाइम सलाह किसकी लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। अब यहां पे बहुत सारे सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए सबसे पहले कि देखो अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, क्या प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी कर सकता है? मैं जिस मर्जी पर्सन को अपॉइंट कर सकता हूं, या मुझे किसी की सुननी जरूरी है? अब कंसल्टेशन अपने आप में वर्ड का मतलब जो होता है ना, वो ये होता है कि जरूरी नहीं है मानना। ठीक है, कंसल्ट, आप किसी को कंसल्ट करते हो, सलाह लेते हो एक तरह से। तो क्या ये जो कंसल्टेशन है ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी? यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिसका भी नाम दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या वही नाम मानना पड़ेगा, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है उसे इग्नोर करके प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी भी कर सकता है? तो अब किसकी एडवाइस मानी जाएगी, कैसे मानी जाएगी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके खड़े हुए। तो ये जब, अब देखो मैंने आपको बताया जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, क्योंकि आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कभी भी डाउट उठेगा, आप कहां जाओगे इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उसका मतलब जानने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए, मैं वहां पे बताता हूं। वहां पे पहला केस हुआ 1981 में, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट जजेस केस। ये जो केस था इसके अंदर ये बोला गया, मतलब फर्स्ट जजेस केस 1981 जो पहले उसकी जो जजमेंट आई, उसमें ये बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी ओपिनियन देता है, रिकमेंडेशन देता है, उसे प्रेसिडेंट की तरफ से मना किया जा सकता है। यानी कि फर्स्ट जजेस केस में ये जजमेंट आई कि प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी कर सकता है और प्रेसिडेंट की ही फाइनल से होगी कौन जुडिशरी का हिस्सा बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो एक तरह से जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव्स को ज्यादा बड़ा रोल मिल गया था फर्स्ट जजेस केस में। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ही एक तरह से, तो एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट है, तो प्रेसिडेंट को ज्यादा बड़ा रोल मिल गया और ये सिस्टम 12 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जब आपका अगला केस फाइल की सेकंड जजेस केस आया जिसकी जजमेंट 1993 में हुई,
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बारी एक नया सिस्टम क्रिएट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसे हम सिस्टम को, देखो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है, वो इंटरप्रेट करते हैं ना जब कॉन्स्टिट्यूशन को, वो इंटरप्रेट करते हुए उसमें से कोई नया सिस्टम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, तुम पढ़ के बताओगे इसका मतलब क्या होगा। तो उन्होंने इसका मतलब निकाल के कहा कि देखो ये जो कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा। हम क्या करेंगे, हम एक पैनल बनाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जो पैनल होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस पैनल का हिस्सा होगा, प्लस थोड़े से और जजेस हम सुप्रीम कोर्ट के साथ में ले लेते हैं। ये सारे मिलके बैठेंगे और डिसाइड करेंगे और कौन से लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। अब ये जो रिकमेंडेशन भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि अब सिर्फ एक पर्सन नहीं रिकमेंड कर रहा, बहुत मतलब मल्टीपल लोग मिलके कर रहे हैं, तो यहां पे अब प्रेसिडेंट के ऊपर सेकंड केस में बाइंडिंग कर दी गई कि जो ये पैनल रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को वो रिकमेंडेशन माननी ही पड़ेगी। इस पैनल और ये पूरे सिस्टम को नाम दिया गया कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम, तो वही चीज यहाँ पे टॉप पे हेडिंग पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केस में कोलिजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जहां पे उन्होंने बोला कि ये जो कंसल्टेशन है उसका मतलब है कॉन्करेंस, यानी कि प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी, पर उसमें सीजे अकेले का ओपिनियन नहीं होगा। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर, तो यहाँ पे सीजीआई प्लस दो और जजेस जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन दो जजेस को आपके एक साथ लिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 लोगों का कोलिजियम तैयार किया गया था सेकंड जजेस केस में। देखो अब इससे आगे बढ़ने से पहले ये सीनियर मोस्ट जजेस क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। सीनियर मोस्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट के केस में या पूरी जुडिशरी के केस में मतलब होता है एक्सपीरियंस से। ठीक है, सीनियर मोस्ट का मतलब ये नहीं होता कि उम्र में कौन बड़ा है। ठीक है, कोई एक पर्सन 57 ईयर्स का है, कोई एक पर्सन 63 का है, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये 63 वाला ही सीनियर होगा। अगर ये 57 वाले को सुप्रीम कोर्ट का जज बने हुए लेट्स सपोज 5 साल हो गए हैं और ये 63 वाले को सिर्फ 3 साल हुए हैं, तो ये 57 वाला ज्यादा सीनियर माना जाएगा हर एंगल से। ठीक है, तो एज सीनियरिटी का फैक्टर नहीं होता, आपको तजुर्बा कितना है सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए उसे सीनियर मोस्ट माना जाता है। ठीक है, तो अपने आप में सीनियर मोस्ट जज हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होता है। उसके बाद क्योंकि और भी लोग होंगे जो उस ऑर्डर में होंगे, तो जो सबसे टॉप के 2 लोग थे और सीजीआई था, इन 3 लोगों को बोला गया सेकंड जजेस केस में कि आपका कोलिजियम बनेगा। आपने सारे जितने भी लोग जज बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जितनी भी आपको रिकमेंडेशन आएंगी, उनमें से आपको चुनना है कि आप किसे बनाना चाहते हो, उनके नाम पे टिक लगा देना। ये जो लिस्ट होगी ये प्रेसिडेंट के पास भेज दी जाएगी और प्रेसिडेंट उन लोगों को अपॉइंट कर देगा साइन करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टम क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड जजेस केस हुआ। अब यहां पे फिर से कि क्या ये कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या कंसल्टेशन, वो सब कुछ। तो यहां पे थर्ड जजेस केस जो था इसके टाइम कोलिजियम ने अपना फाइनल रूप लिया, कोलिजियम सिस्टम को और ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया। जहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी ने जज अपॉइंट होना है, उसका कोलिजियम था सीजीआई प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट मेंबर्स, सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, सीजीआई और उनके बाद जो 4 सबसे सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इनका एक पैनल बनेगा। इस पैनल को आपके कोलिजियम कहेंगे और ये अपने आप में आपका डिसाइड करेगा कि कौन से लोग आपके चुने जाएंगे। अब ये किस मेजॉरिटी से लोग चुने जाते हैं उसके बारे में बात करें। देखो सीजीआई अलग क्यों लिखा है, टोटल करके बस 5 मेंबर क्यों लिख देते हैं हम, क्योंकि सीजीआई मैंने आपको बताया सीनियर मोस्ट तो सीजीआई है,
तो 5 सीनियर मोस्ट ही क्यों नहीं लिख देते? देखो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हां बोलना खासकर इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ये जो बाकी 4 लोग हैं इनकी मेजॉरिटी, यानी कि 3 लोग इनमें से हां बोल रहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग से हां बोल रहे, तब जाके किसी का नाम रेकमेंड किया जाएगा। अब एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज एक लिस्ट थी, वहां पे किसी का नाम था, इस नाम के ऊपर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पर्सन पसंद नहीं आ रहा, इसका रिकॉर्ड पसंद नहीं आ रहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मना कर देता कि नहीं मैं नहीं इसे बनाना चाहता, पर ये बाकी 4 लोग कहते हैं कि हम बनाना चाहते हैं, तो क्या ये पर्सन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का जज? मतलब इसका नाम रेकमेंड होगा प्रेसिडेंट के पास? नहीं दिए तो ये चाहे चारों हाँ बोल रहे हो, वो नाम तब भी रिजेक्ट होगा। वहीं पे दूसरी साइड पे, वहीं पे अगर एक और नाम है जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाँ बोला है और इनमें से किसी कोई भी 3 मेंबर्स ने हाँ बोल दिया, इस पर्सन का नाम रेकमेंड हो जाएगा। ये होना जरूरी है, इनकी मेजॉरिटी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हाँ बोलना। अगर यहां पे मेजॉरिटी ना बने, लेट्स सपोज किसी जगह पे सीजीआई ने हाँ बोल दिया पर इनमें से सिर्फ 2 लोगों ने हाँ बोला, बाकियों ने नहीं बोला, वो भी जो नाम होगा वो भी रेकमेंड नहीं होगा, क्योंकि ये कोलिजियम सिस्टम में बनाया गया है कि इनकी भी मेजॉरिटी होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई, कोलिजियम सिस्टम एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। और ये सारी चीज इस तरीके से। अब सिमिलरली हाई कोर्ट के लिए भी हमने कोलिजियम सिस्टम बनाया, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए। उसका कोलिजियम सिस्टम छोटा है, उसमें सीजीआई, वो भी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे ही होता है, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जो जज हैं, उसमें से सीजीआई की हाँ चाहिए और इन दोनों में से किसी एक की हाँ चाहिए, फिर जाके आपका अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा हाई कोर्ट के लिए मैं ये भी बता दूं, उसके लिए एक एडिशनल स्टेप और भी है। जिस भी हाई कोर्ट के अंदर जज अपॉइंट किया जा रहा है ना, उस हाई कोर्ट का, देखो हर हाई कोर्ट का अपना खुद का भी चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, हर हाई कोर्ट का अपना खुद का चीफ जस्टिस होता है, क्योंकि कोई ना कोई तो उस पूरी बॉडी का हेड होना चाहिए चलाने के लिए। हर डिपार्टमेंट का भी तो कोई हेड होता है जो पूरे डिपार्टमेंट को चलाता है, तो एक हाई कोर्ट का भी तो कोई ना कोई हेड होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस जिस भी स्टेट के अंदर ये हाई कोर्ट है उसका जो गवर्नर है, इनसे भी पूछा जाता है कि हम इन लोगों को अपॉइंट करने वाले हैं, मतलब पहले चीफ जस्टिस और जो 2 सीनियर मेंबर्स हैं ये नाम शॉर्टलिस्ट करके भेज देते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और उस स्टेट के गवर्नर से पूछ लेता है कि ये मेरे पास नाम आए हैं, आपको इनमें से किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। इन दोनों का एग्री करना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट बाइंडिंग। ये दोनों अगर किसी नाम के लिए ऑब्जेक्शन भी करें, प्रेसिडेंट तब भी नॉमिनेट कर सकता है। हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? इस तरीके से अब बात करेंगे कौन पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन अगले लेक्चर में करेंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट की कर लें। देखो जजेस की क्वालिफिकेशन में एक जनरल चीज बताऊं, कोई भी ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिनिमम एज नहीं बताई गई कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, कम से कम कितनी एज चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बस हमने जो चीज लिखी हुई है वो है कि रिटायरमेंट एज क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। 65 की एज में उन्हें रिटायर होना पड़ेगा, तो मैक्सिमम एज लिखी हुई है, मिनिमम एज कोई नहीं है जज बनने की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे, या इवन हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे कौन बताएगा?
ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नंबर नहीं लिखा गया, ये जिम्मेदारी ना पार्लियामेंट के ऊपर डाल दी गई है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम बता दे। देखो जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी हमें और जजेस की जरूरत पड़ेगी। प्लस हाई कोर्ट्स की बात करूं, जिस स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे केसेस ज्यादा होंगे, जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम है वहां पे ऑब्वियसली केसेस कम होंगे। ठीक है, क्योंकि क्राइम्स कम होंगे, हर चीज ही डिस्प्यूट, अगर लोग दूर दूर इतना रह रहे हैं तो ऑब्वियसली डिस्प्यूट होने के चांसेस उतने ही कम है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजेस टाइम टू टाइम उनकी स्ट्रेंथ डिसाइड करना, ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट के ऊपर डाली गई है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर दे क्या स्ट्रेंथ है। तो जो लेटेस्ट स्ट्रेंथ चल रही है वो है टोटल 34 जजेस की, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होगा और 33 बाकी जजेस होंगे। ठीक है, सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ वेरी करती है हर स्टेट में, तो हाई सुप्रीम कोर्ट एक ही है, वो उसमें एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस, टोटल 34 जजेस हैं। अब यहां पे कोई भी पर्सन जो अपॉइंट किया जा रहा है वो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑब्वियसली ये कंडीशन तो है ही है। उसके बाद इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन उसे फुलफिल करनी है। सबसे पहली चीज है उसे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट का जज के लेवल पे, मतलब वो हाई किसी भी इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में भी अगर वो रहा है, उसकी बदली होती रही है, तो टोटल करके कम से कम उसे 5 साल का हाई कोर्ट के जज होने का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अगर वो 5 साल कम से कम उसे जज होने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर उसे एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस है कम से कम 10 साल का, कम से कम 10 साल वो किसी भी हाई कोर्ट में उसने एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस की है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे अप्लाई कर सकता है कि मुझे कंसिडर कर लो। पर कम से कम 10 साल हाई कोर्ट में आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए। और लास्ट जो है वो ये है कि आप प्रेसिडेंट की नजर में, देखो प्रेसिडेंट भी नाम रेकमेंड कर सकता है, कोलिजियम फिर कंसिडर करेगी कि क्या इसे लेना है या नहीं लेना। किसी भी ऐसे पर्सन का जो प्रेसिडेंट की नजर में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है। अब ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पर्सन, लेट्स सपोज कोई एक एकेडमिक फील्ड से था, मतलब कोई किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, प्रेसिडेंट को लगता है इस पर्सन को नॉलेज बहुत है, इसे सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। कोई भी पर्सन, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का मतलब है जिस पर्सन को लॉ की नॉलेज बहुत ज्यादा है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है ऐसा कोई भी पर्सन है, प्रेसिडेंट उसका नाम रिकमेंडेशन, अच्छा आदमी है, तो इस तरीके से आपके इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है। जो फुलफिल हो गया बस उसके द्वारा अपॉइंटमेंट हो सकती है। ठीक है, और लास्ट में जाते हुए अब बात करेंगे फिर जो सबसे इंडिया का टॉप है, देखो जो हर जगह फीचर हो रहा है, सीजीआई सीजीआई सीजीआई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बना जाता है? देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का प्रोसेस सबसे आसान है। पहले आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हो, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हो, फिर मैंने आपको बताया है कि सीनियर मोस्ट जज होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। तो जब भी कोई भी सीजीआई रिटायर होता है, पुराना जो सीजीआई है वो रिटायर होते हैं, वो अपने बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियर मोस्ट है ना, वो उनका नाम रिकमेंड कर जाते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये हमेशा सीनियरिटी के बेसिस पे बनते हैं कि जो भी सबसे सीनियर होगा वही बनेगा। मतलब एक बार ना 1970 में कंट्रोवर्सी हो गई थी, इंदिरा गांधी ने आपके जो जिन्हें जज बनना था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इंदिरा गांधी को पर्सनली पसंद नहीं थे। उन्होंने प्रेसिडेंट से कहला के, क्योंकि अभी वो आपके जजेस केस वो अभी सारे नहीं आए हैं, सेकंड जज केस भी नहीं हुआ है, ठीक है, फर्स्ट जज केस भी नहीं हुआ है, तो आपका इंदिरा गांधी ने उस पर्सन को स्किप करवा के उससे जूनियर वाले को आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनवा दिया था, खुंदक निकालने के लिए एक पर्सन से। मतलब अगले से कोई ज्यादा लगाव नहीं था, पर उस पर्सन से जस्ट बदला लेने के लिए ये चीज कर दी थी। उसके बाद बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया था, और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि ये फिक्स्ड रूल रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदर डिसाइड कर लिया कि वही पर्सन आपका हमेशा
तो कोई कंट्रोवर्सी ना हो, बस जो रिटायर होता जा रहा है वो ऊपर से जाते जाएंगे, उसके बाद वाला सीनियर मोस्ट बनता जाएगा, फिर उससे आगे उससे आगे, इस तरीके से ये पूरा का पूरा सीरीज चलती रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में, जहां हम बाकी सुप्रीम कोर्ट के फीचर्स भी पढ़ेंगे और हाई कोर्ट, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम हमने पढ़ लिया, तो बस रिमूवल ऑफ जजेस की तरफ, दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल, और दोनों में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ज्यूरिसडिक्शन क्या है, वो कल के लेक्चर में करेंगे। ये था ये।